होला अमीगोस ¿cómo están? अभी आपको मैं एक रिजल्ट दिखाता हूँ इस वीडियो को शुरू करने से पहले। ये है डेले A2 का रिजल्ट और हमारे स्टूडेंट का नाम है युवराज और इनका ये रहा रिजल्ट A2 का। इन्होंने आप तो गेन किया है और आप देख सकते हैं कि इनका कॉम्प्रेंसियन de lectura में 17 है, फिर स्क्रीता बहुत अच्छा 18 और कॉम्प्रेंसियन de auditiva 17 और ओरालिस 30। टोटल कुल मिला के आपको 25 यानी 50 में से 30 लाने होते हैं मिनिमम। तो एक में इनका 35.79 आया, दूसरे में एग्जैक्ट 30 आया। एक भी अगर कम होता तो फिर मामला गया था, लेकिन चलो आप तो लिखा होना चाहिए कुल मिला के बस, ठीक है। तो दोस्तों मेरा नाम है रिजवान खान और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आर लैंग्वेज स्कूल और हमारे साथ हैं आज युवराज दिल्ली में रहते हैं और युवराज स्पेनिश सीख रहे हैं काफ़ी टाइम से। काफ़ी टाइम मतलब 1 साल हो गया, 1 डेढ़ साल। और इनकी पूरी जर्नी को हम इस बारे में इस वीडियो में सुनेंगे, तो इस वीडियो को आपको देखना होगा आखिर तक, खासकर वो लोग जो इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं कि टेली एग्ज़ाम क्या होता है उसको और उसको कैसे तैयारी करी जाएगी और युवराज ने कैसे तैयारी करी जॉब होते हुए भी। तो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा इसमें। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है युवराज, बिenvenido। और सबसे पहले मुझे अपने बारे में एक एक चीज़ करके मैं पूछूंगा, एक एक पॉइंट। तो आप कहाँ रहते हैं, दिल्ली में या फिर कहीं और से बिलोंग करते हैं, या फिर कैसे पूरा अपनी जर्नी के बारे में बताएं प्लीज़। मतलब अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपका, ये सब चीज़ें। Me alegra de verte, señor Rizwan। igualmente। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली में रहता हूँ, हाँ ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ। ओके। सो युवराज, हाँ बोलिए। नहीं बोलिए आप। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि स्पेनिश आप क्यों सीखना चाहते हैं। स्पेनिश एक लैंग्वेज का क्रेज था शुरू में कि लैंग्वेज करनी है, तो इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है ऑलरेडी और मैं जॉब भी इंग्लिश में ही करता हूँ। लेकिन स्पेनिश का था कि फॉरेन लैंग्वेज और सीखनी है, तो काफी टाइम तक सर्च किया। फ्रेंच और स्पेनिश में कंफ्यूजन थी। फिर कल्चर देखा, मैक्सिकन कल्चर, स्पेन का स्पेनिश कल्चर, स्पेन का कल्चर देखा, क्यूबा का देखा कल्चर। तो मुझे लैटिन अमेरिका का कल्चर बहुत पसंद आया, तो मैंने फ्रेंच छोड़ के स्पेनिश चूज किया और थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसे यूट्यूब से सीखना चालू किया। फिर यूट्यूब से सीख के आपसे मिला, आपसे वहाँ पे वीडियोस देखी, उनसे सीखा काफी कुछ। तो मतलब फ्रेंच आपको मतलब ये क्योंकि आप उस कल्चर बेस आप ये भी देखना चाहते हैं कि इन लोगों के बीच में आप काम करना चाहते हैं, है ना। तो आपके कोई जानने में क्या कोई स्पेनिश सीख रहा था क्या, किसी को सुना था कोई करते हुए? नहीं सर, वीडियोस में ही देखा था बस। स्पेनिश कल्चर, मैक्सिकन बहुत फ्रेंडली होते हैं, स्पेनिश बहुत फ्रेंडली होते हैं लोग, लैटिन अमेरिका के। फ्रेंच थोड़े से अनफ्रेंडली होते हैं और इतनी जल्दी बात नहीं करना पसंद करते, इतनी जल्दी। स्पेनिश हमारे जैसे होते हैं लगभग हमारे। ओके, सो युवराज, स्पेनिश ऑनलाइन सीखना क्या ये पॉसिबल है घर बैठ के हिंदी माध्यम से? मैंने तो ऑनलाइन ही सीखी और हिंदी माध्यम से ही सीखी है, आपसे ही। तो अच्छा, ऑनलाइन या ऑफलाइन का जो एक हम भी जब सीखने का आइडिया आता है दिमाग में, तो एक होता है कि ऑफलाइन सीखें या ऑनलाइन सीखें। तो आपने ऑनलाइन क्यों चूज किया, उसका क्या कारण थे? सर आपने बताया कि मैं जॉब करता था, तो मैं भी बता देता हूँ कि मैं जॉब करता हूँ और जो जॉब के अंदर जो शिफ्ट है वो 10 आवर्स की है और आना जाना 14 आवर्स हो जाते हैं गुड़गांव से दिल्ली। तो इसमें पॉसिबल नहीं है कि मैं एक इंस्टीट्यूट के अंदर जाऊं और अपने वहाँ पे 2 घंटे लगाऊं और आना जाना 1 घंटा, 4-5 घंटे डेली का पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं था। मैंने ऑनलाइन चूज किया क्योंकि मैं अपनी कैब में से क्लासेस लेता था आपसे, तो बहुत अच्छा था कि मैं अपनी कैब से भी ले सकता हूँ, मैं रास्ते में वहाँ पे भी क्लासेस ले सकता हूँ और मैं ऑफिस पहुँच के भी क्लास ले सकता हूँ। तो ऐसे अपनी क्लासेस कंप्लीट करी थी मैंने। बिल्कुल क्योंकि कभी लोग अभी मुझे आज ही एक स्टूडेंट ने कहा, सर जो 1 दिन की क्लास होती है और ऑनलाइन होती है, जहाँ पे हमारे सामने कोई होता नहीं, ना टीचर होते हैं ना बच्चे होते हैं, सामने बैठा नहीं होता है, और फिर भी हम कैसे सीख सकते हैं। तो बेहतर यही होता है कि हम अपने दिमाग को कोई एक्सक्यूज ना दें, ये लैंग्वेज हम सीख सकते हैं। और ऑनलाइन में कई और बेनिफिट मुझे लगता है कि जैसे मान लो कि आपको खर्चा नहीं देना है ट्रांसपोर्टेशन का, है ना, और घर में चाहे जो मौसम हो आप किसी भी टाइम किसी भी प्लेस से सीख सकते हैं। तो बेसिकली आपने मतलब कोई किताबें खरीदी थी या फिर सिर्फ ऑनलाइन जो कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो सफिशिएंट था? कोई अभी तक मैं B1 लेवल पे आ गया हूँ सर आपके साथ में, लेकिन मैंने कोई अभी तक बुक बाहर से नहीं लिया है। जो आपने मटेरियल दिया है A1 का भी, A2 का भी, रेड बुक जो आपने प्रोवाइड किया है, रामोन आपने प्रोवाइड किया है, उसी से ही करा है। सो ऑनलाइन बहुत आप इंटरनेट से भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तमाम चीज़ें, स्टडी मटेरियल और कंटेंट। और बाकी रही बात, अगर आप दिल्ली का एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो आप 2-3 महीना पहले फॉर्म भर दो और फिर वहाँ की लाइब्रेरी जाके एक्सेस कर सकते हो। और खासकर दिल्ली वाले
और जो भी बुक्स है वहाँ पे इशू करा सकते हैं हफ्ते भर के लिए, तो ये तो बेनिफिट होता है। दूसरी चीज, आपके हिसाब से स्पेनिश सीखने के लिए डेली कितना टाइम देना चाहिए? सर टाइम है ना, मैंने शुरू में नहीं दिया था, जिससे मुझे प्रॉब्लम हुई बाद में, क्योंकि मेरा बेसिक थोड़ा कमज़ोर रह गया था इस वजह से। हम सोचते हैं कि हमें जो टीचर है ना वो सब कुछ करके देगा, और हम बैठे रहेंगे और बस हमने एक बार कोर्स ले लिया है, अब टीचर पढ़ेगा, हम तो नहीं पढ़ेंगे, हमारा ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन होता ऐसा है कि 20% एफर्ट होता है टीचर का और 80% हमें डालना होता है। हम उल्टा कर देते हैं, हम कहते हैं 80% टीचर करेगा, हम 20% करके पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है कहीं पे भी। बिल्कुल, हमें एफर्ट डालना ही पड़ेगा पूरा। तो मिनिमम अगर मान लो आपके हिसाब से, अगर मान लो 2 घंटा या 1-1.5 घंटा अगर दिया जाए मिनिमम डेली, लेकिन तो ये लैंग्वेज सीखी जा सकती है या फिर और टाइम देना पड़ेगा? सर ये डिपेंड करता है लेवल पे। अगर A1 पे है तो 2 घंटे बहुत है। लेकिन आप थोड़ा अगर A2 पे और उससे अगर B1 पे जाते हैं तो उसमें टाइम लगता है फिर, क्योंकि हमें रीडिंग करनी होती है, 1 घंटा मिनिमम रीडिंग करनी ही करनी है। 1 घंटा लिसनिंग करनी ही करनी है। स्पीकिंग आधा घंटा 15 मिनट चल जाएगा, करनी ही करनी है डेली पे फिर। इसके अंदर थोड़ा टाइम चाहिए। तो आपने लिसनिंग और स्पीकिंग, जो कि सबसे ज्यादा नाइटमेयर होता है सभी के लिए, क्योंकि पढ़ के वोकैब सीख ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब रियल सिचुएशन आई बोलने बातचीत करने की, तो वहां पे हम एकदम जीरो हो जाते हैं। तो आपने बेसिकली, और ओरल वाला पार्ट दिए बगैर आप पास नहीं हो सकते, और आपका लिसनिंग जबरदस्त रहा। तो आपने लिसनिंग, जो कि आपका सबसे अच्छा पार्ट रहा ग्रुप 2 में, तो लिसनिंग आपने कैसे इंप्रूव किया और स्पीकिंग पे कैसे काम किया? सर लिसनिंग में A1 और A2 दोनों में ही मैंने यूट्यूब के अंदर ऑदितिवा के बहुत सारे लेसन्स हैं, उनको मैं सुनता था, उनको मैंने क्लियर किया, काफ़ी सारे लेसन्स क्लियर किए। उससे ये पता, पॉडकास्ट सुनने में और वो क्लियर करने में फ़र्क ये है सर, कि हमारे को ना ट्रिक्स पता चलती हैं। उसके अंदर है ना थोड़ी-थोड़ी ट्रिक्स होती हैं, जो हमें क्वेश्चन लगता है A भी है और C भी है, कौन-सा जज नहीं कर पाते हम। तो उसको जो क्लियर करते हैं ना हम ऑदितिवा यूट्यूब पे, उसके अंदर जितने भी प्रीवियस पेपर्स होते हैं, उससे ये पता चल जाता है हमें कि हाँ भाई, ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं। अच्छा। पॉडकास्ट तो हम सुनते रहते हैं, उससे रिजल्ट तो कुछ नहीं दिख रहा हमें उसका सुनने में। लेकिन वहाँ पे रिजल्ट दिख जाएगा हमारे को 5 क्वेश्चन में से, भाई तुम्हारे 3 ही सही हैं। किसमें रिजल्ट दिख जाएगा? नहीं, ये बात को बताइए जरा। ऑदितिवा में सर, अगर हम प्रीवियस पेपर करते हैं। प्रीवियस पेपर यूट्यूब पे अवेलेबल है? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। वो करते हैं यूट्यूब पे से, अगर हम वो करते हैं तो हमें रिजल्ट पता चल जाएगा उसी टाइम पे, हमने कौन से कितने टिक करे हैं। टिक करने के बाद हमें उसी टाइम पे रिजल्ट आएगा कि तुम्हारे 3 सही हैं भाई, 3 गलत हैं। पॉडकास्ट तो हम सुनते रहते हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं पता चलता। कोई रिजल्ट नहीं। मेरे हिसाब से एक ऐसे पॉडकास्ट की भी जरूरत है जो आपको बोले, कुछ कहानी बताए, और साथ ही साथ उसमें से लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछे जिसको आपको जवाब देना हो, तो आप उसमें अटेंटिव रहेंगे, मतलब दिमाग खोल के। इस तरह हमने पॉडकास्ट चला दिया, देखना भाई पॉडकास्ट से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो चल रही है, हमारा दिमाग सोच रहा है कि यार अभी बताशे खाने जाने हैं, यार अभी शादी में जाना है, ये सब करना है ना, ये सब दुनिया भर की चीजें आपके दिमाग में आएंगी। तो और स्पीकिंग के लिए आप क्या कर रहे थे? स्पीकिंग के लिए सर, जो आपने बताया था कि रेड बुक में से और आंवला में से जितने भी आपकी प्रेजेंटेशन आती है वो आप रेडी करो। हम आपके सामने प्रेजेंटेशन देते थे, वो रेडी करके आप हमारे प्रेजेंटेशन सुनते थे, उसके अंदर से नेटिव हमारी प्रेजेंटेशन सुनते थे, हमारे को गलतियां बताते थे कि हाँ भाई आपकी इस लाइन में ये गलती है, हाँ भाई आपकी ग्रामर के अंदर इसमें गलती है, आपकी वोकैब में प्रोनाउंसिएशन ये वाली होनी चाहिए थी, आपने ऐसे बोला इस चीज़ को। तो वो सब आप, जो हमारी प्रेजेंटेशन होती थी हर वीकेंड की क्लास में, सैटरडे संडे, उसमें ही आपने हमें तो नेटिव स्पीकर, मतलब जो विदेशी हैं, वो डायरेक्टली आपको सपोर्ट कर रहे थे अलग-अलग देशों से, जिनको मैं इनवाइट करता था, मेक्सिको, अर्जेंटीना, पेरू, जहाँ से भी मैंने कोशिश किया कि उनको इनवाइट किया, तो उनको उनके साथ प्रैक्टिस करके आपको क्या-क्या बेनिफिट हुए, और एग्जाम में उसको कैसे आपने एग्जीक्यूट किया? वहाँ पे सर एक फियर होता है नए-नए A2 और A1 में A2 दोनों के लिए ही, कि वहाँ पे टीचर नेटिव होंगे भाई। तो हमने तो अपनी लाइफ में नेटिव कभी फेस नहीं किया होता है। वहाँ पे जाके आधा कॉन्फिडेंस तो वहीं लूज हो जाता है पेपर देने का, कि सामने नेटिव बैठा है और हम उसके सामने बोल रहे हैं। ये डर हमारा पहले ही निकल चुका था क्लासेस के अंदर, क्योंकि हम हर हफ्ते फेस करते थे 3 महीने तक। मतलब मुझे लगता है कि 3 क्या, जब बच्चा हमारे क्लास में शुरू होता है A1 ज्वाइन करने के लिए, तब से ही मैं नेटिव स्पीकर को इनवाइट करता हूँ, ताकि आप उनके साथ प्रैक्टिस करें। और लास्ट की कुछ क्लासों में तो मेरे से ज़्यादा नेटिव स्पीकर की प्रेजेंस रहती है। वो इस वजह से भी, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप नेटिव स्पीकर को सुन रहे हैं या वो कैसे बोल रहा है, तो उनके स्टाइल को भी आप कॉपी कर सकते हैं। और उनके द्वारा जो दी गई, अब सीधी सी बात है कि मैं चाहे जितनी अच्छी, या फॉरेनर कोई कितनी भी अच्छी हिंदी बोल ले, लेकिन जो इंडियन हिंदी बोलेगा उसकी बात ही अलग होगी, है ना? तो इस वजह से मैं उनको इनवाइट करता हूँ, और ये भी एक बिल्कुल जो आपने कहा कि डर भागे कि हम उनसे कैसे बोल पाएंगे, बात कैसे कर पाएंगे, ये सब चीज़ें, है ना? तो अब अगला कि एग्जाम एक्सपीरियंस, लाइक आपने पहले A1 दिया था, A1 भी पास किया आपने,
मैं सबको बता दूं कि पहले इन्होंने बिगनर मुझसे किया था, फिर A1 किया, फिर बीच में इनका गैप आ गया था बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस। फिर A1 का एग्जाम इन्होंने दे दिया और मुझे पता भी नहीं चला, बाद में मुझे रिजल्ट भेजा कि मैं A1 पास हो गया। मैंने कहा बाप रे, मुझे नहीं, शुरू में नहीं भरोसा था कि ये कर पाएंगे, क्योंकि क्लास नहीं अटेंड होती थी ना, होमवर्क टाइम से होता था। तो मुझे कहा जब कोई स्टूडेंट जब अपना क्लास करेगा, और शायद वही चीज़ आप अभी बोल भी रहे हो कि मुझे लगता है कि टीचर ही सब कुछ कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन लास्ट में आपने इस बात को रियलाइज किया और आपने काम किया। फिर इन्होंने डायरेक्टली जब A1 कर लिया तो मुझे लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल पे हो गया कि भाई अब तो इसी में ही जाना है चाहे जो हो जाए। फिर और घर में भी एक इमेज पड़ गई होगी, है ना, कि भाई अब तो लड़का ने A1 निकाल लिया, अब तो A2 करेगा, फिर आगे ऑफ कोर्स B1 या जहाँ तक भी आप सीखना चाहें। ठीक है, अच्छा एग्जाम का एक्सपीरियंस बताइए। एग्जाम के एक्सपीरियंस से मुझे कई चीज़ों को आप डिटेल में बताइएगा कि उस फियर से लेके भी कि एग्जाम आज है, वो फियर, उसको कैसे आपने काम किया, फिर कितने पार्ट हुए, और उन पार्ट को भी डिटेल में बताइएगा। और साथ साथ एक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताइए कि किस में, जैसे आपको अगर याद हो कि स्क्रीता में क्या क्या आया था, 2 पार्ट होते हैं उसमें, क्या क्या आया था, और ओरल में आपसे क्या क्या पूछा गया, तो इसको प्लीज डिटेल में बताएं। वहाँ पे जब एंट्री करते हैं ना हम, एक तो बाहर खड़े होने का ही एक बहुत बड़ा टास्क होता है हमारे लिए कि हाँ भाई यहाँ पे फॉर्च्यूनर से उतर रहे हैं बच्चे और हमारे मेट्रो से तो कॉन्फिडेंस वहाँ पे लूज होता है। हाँ, सबका लूज होता है, ऐसे नहीं है कि किसी का नहीं लूज होता, सबका हाँ, लूज होता है वहाँ पे। हाँ, तो हाँ, चल जाता है, ठीक है। हमें एंट्री करी, वहाँ पे एंट्री करते ही वहाँ पे आपको नेटिव मिलते हैं पहले। हाँ, वहाँ कोई इंडियन नहीं खड़ा होता कि हाँ भाई आप ये इस वाले रूम में जाके बैठना है, नहीं, वो स्पेनिश में ही बोलते हैं आपसे हाँ, कि आप अपना एडमिट कार्ड दीजिए और आप चाहिए यहाँ पे इसमें रूम में। तो वहाँ स्पेनिश नेटिव ही खड़े होते हैं उस चीज़ के लिए भी। जैसे ही हम क्लास में एंटर करते हैं हमारे को टीचर्स मिलते हैं, वो भी नेटिव्स ही होते हैं। हमारे को तो इतना डर खुल जाता है थोड़ा सा कि हाँ भाई सारे नेटिव हैं यहाँ पे, तो कुछ नहीं होगा डरने से काम तो करने से। तो A1 में थोड़ा ऐसा डर था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गया था वहाँ पे। फर्स्ट टाइम का सबका ही यही एक्सपीरियंस होगा, तो उसको फेस करना पड़ता है। ठीक है, फिर एग्जाम जैसे शुरू होता है हमारा, पहले लेक्चूरा शुरू होता है। लेक्चूरा के अंदर काम होके, जितना हम काम होके देंगे, जितना रिलैक्स होके देंगे, उतने ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। जहाँ नर्वस हो गए वहाँ पेपर गया, क्योंकि वहाँ पे सारे कर रहे होते हैं अपना अपना, हमें अपना ही करना होता है, दूसरों का छोड़ दो कि नेटिव है सामने उस टाइम पे या कोई और है। रीडिंग के अंदर मैंने सर जो आंवला की थी पूरी बुक खत्म करी वो। दूसरा हमारी रेड बुक थी, A2 की रेड बुक पूरी खत्म करी। उसके अंदर से जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस थे वो पता चले मुझे, हाँ भाई इसके अंदर से ट्रिकी कैसे होता है कि जो A भी लग रहा है और B भी लग रहा है, लेकिन उसका आंसर C होता है। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं थोड़े, तो अच्छा, वो करके ही पता चलेंगे, बिना उसके बिना किसी भी प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्व करे हुए नहीं आएगा वो। अच्छा। हाँ तो रिटर्न में आपसे क्या क्या पूछा गया था? रिटर्न में पूछा था सर, एक तो माई सेल्फ का पूछा हुआ था फर्स्ट वाले में, A1 में। उसके अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब भरना होता है। अपेजिडो, उस टाइम पे पता चला था अपेजिडो क्या होता है। पहले नहीं पता था भी तो अच्छा ठीक है। नहीं, फिर थोड़ा तुक्का मारा उस टाइम पे कि हाँ भाई फर्स्ट नेम लिखा है, उसके बाद तो लास्ट नेम ही होगा फिर ये। अच्छा, तो जो आपका लिसनिंग वाला था उसमें एक पार्ट आता है जिसमें लगातार ऑडियो चलती है और आपको बताना था, उसको आपने कैसे सॉल्व किया, उसकी प्रैक्टिस कैसे करी? उसको सर पहले ही क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं हमें निकाल के। जैसे ही हमारे को 30 सेकंड्स का टाइम मिलता है, अगर उसके अंदर 30 सेकंड्स के अंदर आपने वो समझ लिया, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि आप उसको समझ गए हैं, तो आप क्लियर कर लेंगे। वरना तो वो ऑडियो चलती रहेगी और आप बैठे रहेंगे कि हाँ भाई कौन सा है कौन सा है। हाँ, पहले उसको पढ़ के समझना होता है, थोड़ा माइंड के अंदर रखना होता है ये चीज़ थी इसके अंदर, इस वाले क्वेश्चन में ये वाले, इस वाले में A में ये है, B में ये है, C में ये है, D में ये है। हमारे को सारा माइंड में रखना होता है। थोड़ा सा हल्का सा भी अगर उसके अंदर रहेगा ना हमारे माइंड में कि हाँ इसके अंदर ये लिखा है, तो हम क्रैक कर लेंगे। लेकिन अगर वो पढ़ाई नहीं है तो नहीं हो पाएगा। फिर तो दिक्कत हो ही जाएगी। तो मतलब आपने प्रीवियस पेपर को सॉल्व कर करके उसकी ऑलरेडी पहले प्रैक्टिस कर रखी थी, तो आपके लिए कोई नया नहीं था, है ना? क्योंकि मैं जब गया था मैंने कुछ प्रैक्टिस खास नहीं कर रखी थी और मेरे लिए सब कुछ नया था, बस ये पता था हाँ भाई हाँ क्या क्या आएगा। बट जो भी था वहाँ पे गए पहले से, अगर आपको पता है आपने कुछ प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रखे थे तो आपको बहुत बेनिफिट होना है, अदरवाइज बहुत सफरिंग है। अच्छा, फिर ओरल वाले पार्ट में क्या क्या पूछा गया था वो तो आई होप याद ही होगा। तो मुझे लगता है कि जो मैं नहीं भूला आज तक A2 का, जबकि सबका, तो वो कैसा था आपका, वो एक्सपीरियंस की फाइनली आई एम गोइंग टू फेस अ नेटिव स्पीकर? उसके अंदर एक टॉपिक था पास से रिलेटेड कि आपका जो जितना, जैसे लास्ट आपका वेकेशन कौन सा है, कहाँ गए थे आप वेकेशन पे। अच्छा, तो वो पूछा था मेरे से। और मैंने पेपर देते हैं उसके अंदर पहले आपको 10 मिनट देते हैं लिखने के लिए, एक रूम में बंद कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे आपको। वहाँ पे 10 मिनट मिलेंगे आपको, जो भी पेपर में लिखना है वो लिख सकते हैं। टॉपिक आपको 2 दिए गए थे चूज करने के लिए, 2 से ज्यादा दिए गए थे? 2 टॉपिक मिलते हैं सर वहाँ पे।
यहाँ पे दिल्ली के अंदर 2 टॉपिक मिलते हैं और जयपुर वगैरह में शायद 4 या 5 हाँ, टॉपिक ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन 2 टॉपिक देते हैं, उसमें से एक चूज़ करना होता है और वो भी वो दिखाते नहीं है पीछे से ऐसे पेपर करके कि हाँ, कौन सा चूज़ करना है आपको। हाँ। ऐसे रहते हैं। तो कोई एक भी चूज़ करके फिर आपको 10 मिनट दे दिए जाते हैं, आप प्रिपेयर करो, आपको पॉइंट्स में लिखना है, पॉइंट्स में लिखो, पेपर, पेन कुछ नहीं लेके जाना होता, वहाँ पे सब मिलता है, पेंसिल कुछ नहीं लेके जाना होता। उसके अंदर आप पॉइंट्स बना के लिखो, फिर दूसरे कमरे में एक अलग रूम के अंदर 2 टीचर्स बैठे होते हैं, जो आप एक तो एग्ज़ाम ले रहे होते हैं और एक इन्विजिलेटर होता है, दूसरा पीछे ऑब्जर्वर होता है। ठीक। तो वो ऑब्जर्व करते हैं आपके क्या-क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। एक तो टीचर तो बात करते रहेंगे आपसे, आप उनसे बात करते रहोगे, पीछे से आपका सब कुछ ग्रामर और प्रोनंसिएशन सब वो लिखते हैं कि हाँ भाई, कहाँ गलती है, किसमें गलती है। टीचर बहुत ही सॉफ्ट है वहाँ पे, कुछ बहुत रिलैक्स फील कराते हैं आपको, ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं होती। तो फिर उसके बाद मेरा जब हो गया पूरा, तो उन्होंने मेरे से पूछा, "अभी आप कहाँ से सीखते हो?" हाँ भाई, आप सर्वांतिस में से ही सीख रहे हो या बाहर से? क्योंकि ना मैंने पेपर पे कुछ नहीं लिखा था। अच्छा। मैं पेपर खाली लेके गया था, मैंने यूँ रख दिया, मैंने कहा पूछ लो आपको जो पूछना है। अच्छा, तो ठीक है। उन्होंने मेरे से पूछा, "आप सर्वांतिस से ही है?" मैंने कहा नो। अच्छा, इमेज डिस्क्रिप्शन में क्या आया था आपके? इमेज डिस्क्रिप्शन के अंदर एक इमेज थी जो सिनेमा के बाहर की थी। उसको डिस्क्राइब करना था, वहाँ पे कुछ लोग थे और सिनेमा के बाहर पोस्टर्स लगे हुए थे काफ़ी सारे। उसके अंदर वो भी आपको 2 ऑप्शन देते हैं, उसमें से आपको एक चूज़ करना होता है। अच्छा, तो और मतलब हाँ, बोलिए। अगर आप इमेज ईज़ी चूज़ करोगे, तो आपका टॉपिक जो आएगा वो डिफ़िकल्ट आएगा और अगर आप टॉपिक डिफ़िकल्ट चूज़ करोगे, तो इमेज ईज़ी आ जाएगी आपको। ऐसा है वहाँ। अच्छा। तो आप इमेज देख लोगे ना पहले कि हाँ भाई, ये तो ठीक है, मैं बोल दूँगा इस पे, फिर उसका टॉपिक हो जाएगा ना, वो थोड़ा हार्ड होगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, तो मुझे लगता है कि फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप कैसे जज कर सकते हो कि ये इमेज ईज़ी है या टफ है? हो सकता है आपके लिए वो टॉपिक ईज़ी हो, दूसरे के लिए ना ईज़ी हो सकता है आपके लिए टफ हो, दूसरे के लिए ना हो। तो कन्वर्सेशन के लिए फिर आपका क्या टॉपिक था? कन्वर्सेशन के लिए वेकेशन था, लास्ट वेकेशन का। लास्ट वेकेशन। और इमेज डिस्क्रिप्शन जो हम लोग जो एक पैकेट बना रखा है, वो जो हम लोग एप्लीकेशन में, वो आपको हेल्प किया कि नहीं किया? सेम ही होता है सर, जो हम क्लासेस के अंदर करते हैं और वहाँ की इमेजेस सेम ही होती है, वही अलग नहीं आता टॉपिक कुछ भी। अब जो हमने इतने हफ्तों से कर रहे आ रहे होते हैं, मतलब 10-12 टॉपिक से ज़्यादा ही कवर कर लेते हैं हम उसके अंदर और उस 10-12 में से 2 वो जो आते हैं वो वहीं से ही आते हैं, वही बस सेम ही होते हैं, बस थोड़ा-सा चेंजेस होते हैं 1-2 क्वेश्चन का उसके अंदर। कोई बाहर नहीं सेम। तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने निकाल दिया। और जब मैंने एक चीज़ कही थी कि स्पेनिश शुरू में ही सब लोगों की, क्योंकि आपका भी एक इशू था कि स्पेनिश जान गए हैं, रूल्स भी समझ गए, लेकिन मुंह से निकल नहीं रही है और कैसे हम लोग प्रैक्टिस करें। तो आखिरी की पता नहीं कितनी क्लासेस मैंने एक हमेशा टॉपिक दिया कि आप स्पेनिश में सोचना शुरू कर दो, कि अगर मान लो आपके पास एक पेन है तो यू शुड डिस्क्राइब दिस पेन ऑल्सो, कि 5 लाइन इस पे बनाओ। आप कमरे में हो तो 5 लाइन इस कमरे में बनाओ, मतलब एक आदत डालो, तब जाके वो चेंज होगी। और यही था कि आपको मालूम है कि हमारे ग्रुप में रीना जी हैं, तो वो एकदम ब्लैंक हो जाती थी, है ना? तो मैं कहता था ब्लैंक होने से खुद को बचाने के लिए सिस्टम यही है कि आप स्पेनिश में सोचना शुरू करो आज से ही। ये आप मेडिटेट करोगे, जिसको मैं स्पेनिश मेडिटेशन बोलता हूँ अपनी क्लासेस में, कि ये आप करना शुरू करते हो तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो वेरी गुड। और फिर हम लोग बीच में मिले, नेटिव स्पीकर से इंटरेक्शन भी हुआ, वो डायरेक्टली भी, फिजिकली, फेस टू फेस ऐसे। तो अच्छा है कि हम लोग इस तरह से भी आपस में कभी कभार मिलते हैं दिल्ली में। और दूसरा चीज़ कि जब आपका रिजल्ट आया और अपने, चाहे वो A1 का हो चाहे वो A2 का हो, तो ऑफ कोर्स आपने फैमिली को शेयर किया होगा, तो उनका क्या रिएक्शन था और आपका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन मुझे तो नहीं पता था कि क्लियर होगा या नहीं होगा, थोड़ा नर्वस तो था ही मैं भी। हाँ। बाद में जब घर वालों को दिखाया कि हाँ भाई पास हो गए, तो बोले ठीक है, पास हो गए, साथ में जॉब के साथ में कर रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ। क्योंकि बेसिकली बहुत सारे लोग आपके जैसे, न जाने कितने लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं और वो कुछ अलग करना चाह रहे हैं, लेकिन इस बात से को लेके मतलब उनके दिमाग में शंका है कि क्या मैं ये सीख पाऊंगा कि नहीं, रेगुलर टाइम दे पाऊंगा कि नहीं। तो बात वही है कि भाई टाइम तो देना पड़ेगा और रेगुलर टाइम देना पड़ेगा। और जॉब के रहते ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल टास्क है। मुझे लगता है कि आपने A1 तक तो जॉब के रहते ही, शायद एग्जाम A2 के कुछ महीनों पहले आपने शायद छोड़ा था, लेकिन A1 तो आपने जॉब रहते ही किया था शायद। A2 भी जॉब रहते किया था। अच्छा, A2 भी जॉब रहते किया था, बीच में कुछ गैप लिया था शायद आपने, क्या? नहीं सर। अच्छा, अभी भी आप कर ही रहे थे? हाँ जी। अच्छा, देखो अब ये देखो कि मतलब जॉब के रहते भी आप सीख, मुझे लगता है फिर आपने जो अपने टाइम को कंज्यूम किया, तो वो लगता है ऑफिस जाने और आने के टाइम को कंज्यूम किया है। और जो आपका शायद डबल आया था मुझे
टाइम मिला मैं वहीं रहने चला गया था गुड़गांव में। अच्छा एग्जाम की वजह से कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो गुड़गांव में ही वहाँ पे पीजी रह के वहीं रहने लगा था मैं। अच्छा, जो आने जाने का समय था तो आपने सोचा कि मैं जहाँ की आपकी जॉब की लोकेशन है मैं वहीं कहीं पीजी लेके रह लूं, और हाँ वो जी। टाइम मतलब यही है ना कि देखो, जब समस्याओं के बारे में बात करोगे तो समस्या तो कभी खत्म नहीं वाली, और जब सोल्यूशन के बारे में सोचना शुरू कर दोगे उसी दिन से आपको दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं लगेगी, है ना। यस कि सर। आपने ये सोचा कि यार अपनी सिचुएशन पर रोने से अच्छा है कि इस सिचुएशन से ही मैं कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज या बहाने निकालने के बजाय सोल्यूशन निकालूं, है ना। यस सर। तो आपने बिल्कुल ये चीज तो मुझे आज पता चली, देखो कि आपने मतलब वहीं जॉब के आसपास पीजी ले लिया और उस टाइम को यूटिलाइज कर लिया। और मुझे लगता है कि आप वैसे भी जो जितना भी शुरू में भी पढ़ रहे थे आप ऑफिस आने जाने को, और मुझे लगता है कि शायद दिन के आप उस समय के बारे में सोचने लगे कि जो मेरा वेस्ट फर्जी मैं जिसमें तफरी करता हूँ या फोन को स्क्रॉल करता हूँ, आजकल की यूथ तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे फोन स्क्रॉल करती है, तो आपने उस समय को यूटिलाइज करके अपने अंदर ये हुनर पाल लिया कि चलो हम इस टाइम का इस्तेमाल करके लैंग्वेज भी सीख लेते हैं। मुझे भी वेरी गुड। तो चलिए, अभी तो बहुत जल्द आपको नया टास्क भी मिलने वाला है टूरिज्म से रिलेटेड भी, और एग्जाम भी आने वाला है फरवरी मार्च सेकंड वीक में, आपको ईमेल आया होगा, है ना। तो खैर आपकी जाना नहीं चाहिए एग्जाम। और दूसरा जो भी लोग सीखना चाहते हैं लास्ट, क्योंकि अभी ऑलरेडी 20 मिनट की वीडियो हो गई है ज्यादा, लास्ट जो लोग स्पेनिश सीखना चाहते हैं, मुझसे कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि ये हफ्ते की एक दिन वाली क्लास में रह के ऑनलाइन स्पेनिश कैसे सीखी जाती है। ये हफ्ते के एक दिन का कॉन्सेप्ट आप जरा लोगों को समझाइए कि जो हमारी क्लासेस होती हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है ना सैटरडे संडे वाला, कि हमारी सैटरडे संडे क्लास होती है, जो बाकी 5 दिन मिलते हैं ना, हमारे पास इनफ टाइम होता है और इनफ होमवर्क होता है करने के लिए कि हमारे वो 5 दिन पता नहीं चलते हैं कहाँ गए और दोबारा से क्लास आ गई है और हमारे को प्रेजेंटेशन देनी है और इतना सब कुछ करना है। तो वो जो 5 दिन आप होमवर्क देते हैं उसके अंदर ही चला जाता है। और एप्लीकेशन का कंटेंट इनफ है या नहीं है? एप्लीकेशन के अंदर जितना भी कंटेंट है वो इनफ है। उसके बाहर अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे कि हाँ भाई मैं यूट्यूब से भी देख लूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है, वहीं से सब कुछ मिल जाएगा। वो एक ही चीज़ बार बार देखने की बात है, बस यहाँ पे भी देखना है वहाँ पे भी देखना है। समझने के लिए एक ही चीज़ काफ़ी है। हमारा जो कितना भी एप्लीकेशन है मैंने वहीं से ही किया है सब कुछ। गुड गुड गुड। सो आपने मतलब आखिरी कुछ महीनों में अवर लैंग्वेज स्कूल आपके टॉप पे ही रहता होगा कि भाई इसको खोलो, खाली टाइम में इसको देख लो, कुछ भी रिवीजन हुआ। क्योंकि भाई सुनाया तो मैंने आपको भी है कई बार सबको कि भाई तुम्हारी ये कमी है, तुमको ये करना होगा, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और साथ साथ सॉल्यूशन भी कैसे किया जाए इन्हें। क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत उस दिन से ही ज़्यादा थोड़ा भरोसा जब मतलब बन गया था। पहले तो टूट गया था कि जब आप क्लास छोड़ दिया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, छोड़ना मैं कभी नहीं कहता कि कोई स्टूडेंट छोड़ दिया किसी भी रीजन से, लेकिन उसने स्पेनिश सीखना ना छोड़ा हो। और आप उसमें से जब एक थे कि मेरे को आपने डायरेक्टली रिजल्ट भेजा A1 का, आपने बोला पास, हमने करे मतलब आप लगे थे, तो उसी दिन लग गया था हाँ भाई जो आदमी लगा ही हुआ है तो गिर पड़ के अपने आप रास्ते पे आ ही जाएगा। तो उसी तरह से और फिर आपने जो ये पीजी वाली बात बताई अपने आप में ही काबिल तारीफ है। और अब लास्ट में कि जो लोग स्पेनिश सीखना चाहते हैं जॉब के रहते हुए भी या जो भी कारण से, जो भी टिप्स आप उनको देना चाहें, क्या 3 टिप्स कि जिसमें वो स्पेनिश कैसे सीख सकते हैं घर बैठे। सर पहला रीडिंग। आपको रीडिंग के लिए जहाँ से भी कुछ भी मिलता है पढ़ने के लिए, A1 लेवल पे, A2 लेवल पे या B1 लेवल पे रीडिंग करिए। जितनी रीडिंग करेंगे उतना अच्छा है, वो कैब मिलेगी, ग्रामर मिलेगी वहाँ से। दूसरा लिसनिंग। लिसनिंग के लिए आप ऑडिटिवा के जितने भी प्रीवियस पेपर हैं वो करिए, पॉडकास्ट सुनिए। जितने भी वहाँ पे जो रिजल्ट आएगा उससे आपको पता चलेगा आपका क्या लेवल है। हर हफ्ते वो करना होता है, ये नहीं कि हम पेपर से 2 दिन पहले कर लेते हैं हो जाएगा, नहीं होगा। बिल्कुल। सर थर्ड है हमारे पास स्पीकिंग के लिए। स्पीकिंग के लिए जो आप प्रेजेंटेशन रेडी करवाते हैं हमारी, जो हमारे से नेटिव से बात करवाते हैं वो। तीसरा हमारे को अपने आप से ही 15 मिनट्स 20 मिनट्स निकालने होंगे दिन के खुद से बात करने के लिए, खुद अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए, माइंड से बात करने के लिए कि हाँ भाई हिंदी में नहीं स्पेनिश में सोचो, स्पेनिश में बोलो, जब ही हो पाएगा कुछ भी। बिल्कुल। ये 3 पिलर हैं, इनके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही 3 रही हैं। और लगातार मेहनत करते रहना जब तक हम रिजल्ट ना क्लियर कर लें। और अभी भी लड़ाई बाकी है, क्योंकि अभी तो असली लड़ाई है। क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये लड़ाई, अगर B1 की लड़ाई आपने पास कर ली तो समझ लिए फिर लाइफ टाइम आपको किसी भी जगह पे कोई पूछना नहीं होगा। और मैं हमेशा सभी से कहता हूँ कि मैं चाहूँ तो मैं भी एक ठो सर्टिफिकेट बना लूँ कि आपको दे देता हूँ, सब बच्चों का तुम कर लो। लेकिन मैं हमेशा ही कहता हूँ कि यार लाइफ में एक गोल रखो, डेले। और डेले का आप मार्केट में भी हो, इस वक्त जॉब भी करते हो तो आपको मालूम होगा कि मार्केट में डेले एग्जाम की एक इमेज है। और डेले एग्जाम में अगर किसी के पास इसका सर्टिफिकेट, तो आपको कोई पूछेगा नहीं कुछ भी कि अरे यार डेले की, चलो अंदर आओ। अगर मैं हूँ, मेरे को कोई बच्चा आके दिखाता है कि सर आई हैव डेले एग्जाम, अगर मैं किसी कंपनी का अगर HR हूँ तो मैं कहूँगा आओ यार तुमको क्या है, तुम डायरेक्टली काम सीखो, जाके काम करो, एग्जीक्यूट करो। क्योंकि ये एग्जाम लिटरली टफ होता है, क्योंकि सब लोग नहीं निकाल सकते बिना पढ़े, है ना, कि इसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं हमारे बैच में, एक बच्चा है जो
बहुत अच्छा था, डिजर्व करता था, लेकिन उसका नहीं हो पाया, किस कारण से हम लोग भरोसा नहीं कर पाए। लेकिन चलो लड़ाई वो भी लड़ रहा है और हम सब भी उसके साथ में हैं। और बाकी आपकी जो ये सक्सेस है इस पे हम सभी को गर्व है, और सारे लोग जो ये वीडियो देखेंगे उनको ये लेसन ज़रूर जाएगा कि जॉब के रहते हुए भी बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, और हम लोग के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि हम जाके किसी बड़े इंस्टीट्यूट में लाखों रुपए खर्चा करें, क्योंकि जितना मुझे ये मालूम है कि जब आप स्पेनिश के बल पे पहली जॉब पाओगे, वो जॉब की जो फर्स्ट सैलरी होगी वो आपके दी गई सभी फीस से ज़्यादा होगी। और खासकर अगर आप B1 की बात करते हो, है ना, B1 या B2 के बाद जो भी आप करते हो, तो ये आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मेरे प्रीवियस स्टूडेंट ने ये बात मुझसे बोली, जैसे हर्ष हैं, हितेश है और रिया है, तो इन लोगों ने भी जॉब करी, तो इनका ये लोग भी अच्छी है कि सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया युवराज अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे सभी दोस्तों के साथ में। बस आगे की जर्नी इसी तरह से जारी रही है, और आपको मिलने वाला जो भी हो उसको मोटिवेट करते रहिए, खासकर आपके साथी लोग जो आपके साथ में स्पेनिश सीख रहे हैं, क्योंकि इस फील्ड में जो आपको कमी महसूस हुई कि काश मुझे कोई ये आके बता देता, तो आप भी कोशिश करो कि अगर कोई आपको मिले इस चीज़ को समझने वाला कि हाँ भाई, खासकर जेन्युइन पर्सन, कि उसको इन्फॉर्मेशन ज़रूर पास करते रहें, क्योंकि इस फील्ड में भले ही और कुछ ना दो, इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि हम किसी को सही तरीका बता दें कि हाँ भाई इस जगह पे ये ऐसे कर लो। क्योंकि बहुत लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं और मुझे कॉल आती है, कंपनी वो आती है कि सर यहाँ तो बस सिलेबस पढ़ाया जा रहा है और सीख नहीं पा रहे, ये सब चीज़ें। और कुछ लोग ऐसा नहीं कि सीखने वाले तो कहीं भी सीख सकते हैं, यूनिवर्सिटी वाले भी सीख सकते हैं, मैं उसकी क्रिटिसिज्म नहीं करूँगा। लेकिन ये डेली एग्जाम का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, ये टास्क, ये शायद आपकी 1 साल की कड़ी मेहनत रही, और न जाने कितने सेक्रीफाइस, वो सक्सेसफुल हुए, सब कुछ हुआ। आपकी फैमिली भी बहुत खुश होगी, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ ही। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप, मेरी सक्सेस आपकी सक्सेस पे डिपेंड है, तो आप लोग सक्सेसफुल होते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आप सभी लोगों का भी। युवराज बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और खासकर युवराज को कांग्रेचुलेशन या फेलिसिटास नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। थैंक यू सो मच युवराज, बाय बाय, अडियोस। और जाने से पहले युवराज को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। युवराज आपका इंस्टाग्राम क्या है प्लीज़ बताएं? बियाखार कौन युवराज। बियाखार कौन युवराज, तो इनको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी आप इनसे टिप्स ले सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहें स्पेनिश के बारे में। ओके, बाय बाय, अडियोस।